धातु एवं अधातु के इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला है आपका, निम्न में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अर्थात जो धातुएं हैं वहाँ इनमें से कौन सा गुण नहीं प्रदर्शित करती है। देखिए, विद्युत का संचालन धातुओं में होता है, यानी धातु विद्युत की सुचालक भी होती है। धातु में ध्वनिकता का भी गुण पाया जाता है, यानी हम किसी वस्तु से पीटते हैं तो वहाँ ध्वनि उत्पन्न करेगी। तन्यता, यानी कि हम जब धातु को खींचेंगे तो वहाँ तार के समान के रूप में बदल जाती है, यानी कि तन्यता का गुण भी प्रदर्शित करती है। पर लेकिन धातुओं में चमकता का गुण होता है, चमकहीनता का नहीं। अर्थात चमकहीनता का मतलब है कि धातुएं चमकीली नहीं होती है, तो सोना तो चमकीला है, तो ये क्या है, गलत है। चमकहीनता का गुण धातुओं में नहीं होता है। पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की जो क्षमता है क्या कहलाती, तो अभी हमने ऊपर देखा कि इसे ही क्या कहते हैं, हम तन्यता कहते हैं। और तीसरा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यानी इनमें से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा, तो AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु ये युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अब चौथा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो जो लोहे का फ्राइंग पैन है उसको जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। इसका ऑप्शन आएगा, जिंक की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करती है। तो यहाँ यौगिक जल में विलय भी है। और यहाँ तत्व क्या हो सकता है, मतलब उस तत्व का नाम बताना आपको। तो देखिए, वहाँ तत्व है आपका कैल्शियम। कैल्शियम जल में आसानी से घुल भी जाता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, कि टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका है सी, यानी कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सन भी लिखा हुआ है, 2020 में ये पूछा गया था। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। तो चौथे से एक बार और पढ़ लेते हैं कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो जिंक की परत चढ़ाकर। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यहाँ यौगिक जल में भी विलय है। तो यहाँ तत्व क्या हो सकता है, तो वहाँ तत्व है कैल्शियम। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। और द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है मरकरी या पारा। अब चलते हैं रिक्त स्थान की तरफ, कि धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। जो धातुएं हैं, जैसे मान लिया जाए आपके लोहे का बना हुआ कोई भी धातु है नहीं, तो वो जो लोहा है वहाँ उसमें उसे गर्म करेंगे तो गर्म भी हो जाएगा, विद्युत यानी करंट भी आ जाएगा, तो यानी कि उससे कहते हैं सुचालक होना। तो ये धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। आघात वर्णिता एवं तन्यता किस में पाया जाता है। तो देखिए, जो आपने धातुओं के गुण पढ़े होंगे, तो धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। धातुओं में ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, आघात वर्णिता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, और भंगुरता जो होती है वहाँ होती है आधातु में, धातु में नहीं। धातु को क्या है, जब किसी वस्तु से पीटते तो यहाँ चादर के समान फैल जाती है। और आधातु जो होती है वहाँ जैसे कोयला है, उसे चूरेंगे तो वहाँ चूर चूर जाएगा, बुर बिखर जाएगा अलग अलग, तो उसे कहते हैं भंगुरता। तो आघात वर्णिता एवं तन्यता किसका प्रमुख गुण है, तो धातुओं का। तो यहाँ लिख दीजिएगा धातुओं। तीसरा है भंगुरता, प्रायः डेश का प्रमुख गुण है, अभी बताया मैंने किसका गुण है, ये आ धातुओं का। आधातुएं प्रायः विद्युत की कैसी होती है, तो आधातु जो होती है उनमें करंट नहीं आता है, तो उसे कहते हैं कुचालक, या आचालक भी बोल सकते हैं आप, या फिर लिख सकते हैं
चालक या अचालक भी लिख सकते हैं। डेडेस का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो पारा है यानी मरकरी, उसका जो उपयोग है वहाँ किस में किया जाता है, थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। अब बढ़ते हैं इसके सत्य सत्य की तरफ। तो देखिए सत्य सत्य भी देख लेते हैं। सोडियम अति क्रियाशील धातु है, तो ये बात सत्य है, क्योंकि धातु सोडियम को यदि हम हवा में वायु में खुला छोड़ दे तो वहाँ आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछता है कि सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये सोडियम है वहाँ एक अति क्रियाशील धातु है, यदि हम इसे हवा या वायु में खुला छोड़ दें तो यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे ये ऑक्सीजन से क्रिया ना करे, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ तो सत्य सत्य, तो ये बात क्या है, राइट है। दो आधातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो आधातु, यहाँ बात गलत है, क्योंकि जो दो धातु होती और उनके समांगी मिश्रण होता तो उसे कहते हैं मिश्र धातु या मिश्र धातु। तीसरा है धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षार की प्रकृति के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो धातु है उनके ऑक्साइड प्रायः क्षार की प्रकृति के होते हैं, यहाँ बात सत्य है। और आधातु के ऑक्साइड जो है प्रायः अम्लीय प्रकृति के रहेंगे। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, जो स्टेनलेस स्टील है उसमें तांबा मिला हुआ होता है, तो यहाँ बात क्या है, गलत है, उसमें तांबा मिला हुआ नहीं होता है। आधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो यह भी तो बताया मैंने ऊपर, तो ये बात क्या है, राइट है। तो सिंपल सी बात है, सत्य सत्य बहुत ही ईजी थे। सोडियम अति क्रियाशील धातु है, तो यहाँ बात राइट है। दो धातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, तो यहाँ बात गलत है, क्योंकि धातुओं के मिश्रण को कहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षार की प्रकृति के होते हैं, तो हाँ सत्य है। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, असत्य। और धातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के, तो यहाँ बात भी सत्य है। अब जोड़ी देख लेते हैं। तो देखिए द्रव जो धातु है, जो ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अभी तो हमने पढ़ा था, इसका ऐसी धातु है हमारी पारा। द्रव धातु जो है वो तो होगी पारा, पर जो द्रव आधातु है यानी ऐसी आधातु का नाम बताना जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वहाँ है ब्रोमीन। क्लियर है। तो जो पारा है वहाँ है क्या है, द्रव धातु है, और ब्रोमीन जो है एक आधातु है, पर यह भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम ये अति क्रियाशील धातु है, ये भी हमने अभी सीख लिया है। चमकदार आधातु, देखिए वैसे तो जो आधातु है उनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, यानी कि उनमें चमकता का गुण नहीं पाया जाता, पर लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है, ये जो अपवाद है ये आपसे ज़रूर पूछते हैं। तो इनमें से जोड़ी में से एक जोड़ी आपसे 100% इस वर्ष पूछी जाएगी। तो चमकदार आधातु है आपकी आयोडीन, तो यहाँ हो जाएगा आपका चौथा आयोडीन। अब विद्युत की सुचालक आधातु, देखिए वैसे धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन विद्युत की सुचालक आधातु है, तो ये ग्रेफाइट एक एसिड आधातु है जिसमें जो विद्युत की सुचालक होती है। और हीरा, हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप है, तो ये हो जाएगा आपका छठा। तो सिंपल सी बात है, द्रव धातु का नाम है पारा मरकरी, द्रव आधातु है ब्रोमीन, सोडियम है आपका अति क्रियाशील धातु, चमकदार आधातु है आयोडीन, और विद्युत की सुचालक आधातु। देखिए यहाँ विद्युत की सुचालक धातु आ जाती है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर चांदी। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत की सुचालक आधातु है, तो ग्रेफाइट, और हीरा क्या जाएगा, कार्बन का अपरूप। एक वाक्य में उत्तर को समझते हैं। अब जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराएगी और ध्वनि उत्पन्न करेगी उन्हें क्या कहेंगे। तो देखिए उन्हें कहते हैं ध्वनिक, ध्वनिक, यानी कि धातु में क्या पाया जाता है, ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। यह इनका इसका जो दूसरा नाम है वह है सोनोरस। धातुओं की सतह चमकदार होती है, यहाँ गुण क्या कहलाता है, तो यहाँ कहलाता है आपका धात्विक चमक। देखिए बहुत सारे जो इसमें प्रश्न बने हैं आपके, वहाँ धातु और अधातु के
भौतिक गुण और रासायनिक गुण से ही बने हैं। तो आप धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण बहुत ही अच्छे से बारीकी से जानिएगा, जिससे आपको एक वाक्य में उत्तर, सही विकल्प, रिक्त स्थान आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब तीसरा है आपका, पारे की मिश्रातु क्या कहलाती है। यानी कि जो पारा है, देखिए मिश्रातु का दूसरा नाम मिश्र धातु भी है। तो जो पारे की मिश्र धातु है वहाँ क्या कहलाएगी, वहाँ कहलाएगी अमलगम। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप अमलगम। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जब कोई भी जो तत्व है वहाँ प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाएगा, तो इस गुण को क्या कहते हैं। तो इस गुण को कहते हैं अपरूपता। क्या कहते हैं, अपरूपता। तो इस गुण को कहेंगे अपरूपता। अब पांचवा है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। तो देखिए सोना और चांदी, क्या लिखिएगा, सोना और चांदी। तो यहाँ लिख दीजिएगा सोना, चांदी। तो पारे की मिश्र धातु क्या हो गई आपकी, अमलगम। जब कोई तत्व प्रकृति के विभिन्न रूपों में पाया जाएगा तो इस गुण को क्या कहेंगे, अपरूपता। दो धातुओं के नाम बताना है आपको जो प्रकृति में मुक्त यानी कि स्वतंत्र अवस्था में मिलेगी, सोना चांदी। कौन सी जो धातु है आसानी से संचरित नहीं होती है। वैसे चांदी भी संचरित नहीं होती है, पर लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो सोना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन लिखेंगे सोना, या उसे हम क्या कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। तो कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होगी, तो सोना। उष्मा की दो सुचालक धातुओं के नाम लिखिए। तो मैंने अभी बताया था उष्मा की जो उत्तम सबसे ज़्यादा सुचालक धातु है, वैसे तो धातुएं सारी उष्मा की सुचालक है और विद्युत की भी सुचालक है, पर लेकिन चांदी और जो कॉपर है यहाँ सुचालक है, यानी इसमें आसानी से करंट आ जाता है। उष्मा की दो कुचालक धातुओं के नाम बताइए। तो ये अपवाद है दो धातु, तो एक तो है लेड और है मरकरी। तो सिंपल सी बात है कि कौन सी धातु जो है आसानी से संचरित नहीं होगी, तो सोना यानी कि गोल्ड, और उष्मा की दो सुचालक धातु होगी चांदी कॉपर, और कुचालक है लेड मरकरी। इनमें से 100% आपकी वार्षिक परीक्षा में आएगा। आप बड़े ही आसानी से इन्हें अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से आप लीजिए। इसके बाद में ये रिक्त स्थान का, फिर आएगा आपका सत्य सत्य, इसके बाद में जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पार्ट, नए अध्याय के मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ।